नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से ऑल इन वन बेस्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं नागेश प्रजापत सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। और अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान के बारे में सामान्य परिचय और राजस्थान की सभ्यता अपन पढ़ेंगे। चाहे आप पटवार, एलडीसी, पशु परिचर, आरएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो आपके लिए ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इससे बाहर कुछ नहीं है भाई, पूरी आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है, जिसमें आप चाहे राजस्थान पुलिस, पटवार, पशु परिचर या एलडीसी सभी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारा, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो जो बागोर और तिलवाड़ा नामक जो मुख्यतः निम्न का जो ये सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तिलवाड़ा की बात करें तो ये बाड़मेर में है। ठीक है, और बागोर की बात करें तो ये आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, बागोर आपके भीलवाड़ा में है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये है कोठारी नदी के किनारे स्थित। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में बहुत बार। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लूनी घाटी डिडवाना मूडा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह संबंधित है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है भाई। तो लूनी घाटी डिडवाना मूडा पुष्कर से के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल, यह संबंधित है। तो ये आपके संबंधित है भाई मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, लघु पाषाण युगीन संस्कृति के संबंधित स्थल में असुमेलित है। तो देखो लघु पाषाण कालीन युग की जो संस्कृति के स्थल है, जैसे सोजत है, ये पाली में है, बिल्कुल सही बात है भाई। धनेरी, उदयपुर, ठीक है, तो धनेरी उदयपुर में नहीं है। धनेरी कहाँ पर है? तो ये है आपके आसिंद में। ठीक है, ये है आपके आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, ये आसिंद आपके भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर में है भाई। ठीक है, और बागोर भीलवाड़ा में है। ये सभी लघु पाषाण युगीन संस्कृति की स्थल है। ठीक है, बागोर भीलवाड़ा में है जो कोठारी नदी की स्थित कोठारी नदी के किनारे स्थित एक सभ्यता है, और जहाँ पर पशु प्लस कृषि के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं प्राचीन। बागोर से है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। धनेरी ये आपके आसिंद भीलवाड़ा में, न कि उदयपुर में, सोजत पाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से सभ्यताओं के संबंध में असत्य आपको बताना है। निम्न ये सभ्यताएं उसके बारे में आपको असत्य आपको बताना है। तो देखिए पहला है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शब्द अर्थ मध्य पाषाण काल है। तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ मध्य पाषाण काल है। पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष भारत में बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल, देखो एक मिनट, पशुपालन की अभी बताया था भाई, पशुपालन की जो प्राचीनतम अवशेष है भारत में बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर कृषि से भी है ना, कृषि के भी यहाँ पर अवशेष प्राप्त होते हैं, ये बागोर सभ्यता में है ना। और कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन के 3 स्तर नहीं भाई, कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। होकरा, जायल, बूढ़ा पुष्कर पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो ये कथन भी अपन ने इस पर चर्चा की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। कालीबंगा सभ्यता में 5 उत्खनन स्थल है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है, तो ये कथन सही है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है ना। तो राजस्थान है इस प्रकार से अपना, तो राजस्थान के दक्षिण राजस्थान में यहाँ पर है भाई कालीबंगा सभ्यता है ना, हनुमानगढ़ में, जो कि आपके घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिण पूर्व की दिशा में यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ ये प्राचीन दशवती सरस्वती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो बिल्कुल ये कथन गलत हो चुका है भाई। इसका जो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये प्राचीन दशवती सरस्वती नदी
और इसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं भाई ना। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है वर्तमान में। ठीक है, तो सरस्वती और दशदती नदी का जो वर्तमान नाम है वो है घग्गर। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार भी है ना। दोहरी रक्षा प्राचीर दीवार इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। दोनों दीवारें कच्ची ईंटों से निर्मित है। तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है कालीबंगा के संबंध में, ये आपको देखना है। तो देखिए भाई इसमें कौन सा कथन सही है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में कोट डीजीस्तान से प्राप्त होते हैं। तो देखो भाई, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते जो अवशेष है वो पाकिस्तान के कहाँ से प्राप्त होते हैं, कोट डीजी से। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है भाई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को दुर्ग के अवशेष मिलने के कारण तीसरी राजधानी भी कहा है। तो ये कथन भी सही है भाई, कालीबंगा में दुर्ग के अवशेष मिलते हैं, इसलिए दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा गया है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों कथन इसके सही है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। तो देखिए भाई, किस किस सभ्यता के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि भाई किस स्थान से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति है। तो काले रंगों की सुंदर ज्यामिति की जब आपकी बात आ जाए तो ये डिजाइन की गई है कालीबंगा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भैया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आहड़ की बात करें तो आहड़ आपके उदयपुर में एक सभ्यता है ना, उदयपुर में, ये आपके उदयपुर की सभ्यता है। ठीक है, धूलकोट से नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, कोट डीजी ये स्थान पाकिस्तान में है। गिलुंड आपके राजसमंद में है। ये गिलुंड सभ्यता आपके राजसमंद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो धूलकोट के नाम से। अभी अपन ने इसको चर्चा भी की थी। धूलकोट, आघाटपुर, बनास संस्कृति के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ पर है। विस्तार की बात करें आहड़ सभ्यता की तो ये इसका जो विस्तार है आपको बालाथल, इसके अलावा बागोर, इसके अलावा गिलुंड, ठीक है, तो ये और ओझियाना, ये सारी सभ्यताओं का जो ये बालाथल, बागोर, गिलुंड, ओझियाना, तो आहड़ सभ्यता का विस्तार सभी इन सभ्यताओं में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बालाथल आपके उदयपुर में है, बागोर आपके भीलवाड़ा में, गिलुंड आपके राजसमंद में, ओझियाना आपके भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आहड़ सभ्यता की ये सभ्यता को आघाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। ठीक है, तो के.एन. पुरी का संबंध रेड सभ्यता से है। तो बिल्कुल के.एन. पुरी यानी कि केदारनाथ जो पुरी है उनका संबंध रेंड सभ्यता से है, और ये रेंड सभ्यता आपके टोंक जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है, देखो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलिए तो कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में अपन को ढूंढना है। आहड़ से जो चावल और बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल आहड़ से जो चावल बाजरा के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज्वार के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो ज्वार मतलब, ठीक है,
तीसरा है आड़ से दो मुंह का चूल्हा भी मिलता है, तो बिल्कुल आड़ से दो मुंह के चूल्हे भी यहाँ पर मिलते हैं। बेराट को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है भाई। बेराट को नहीं, मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को, है ना। आहड़ सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता को, इस सभ्यता का क्या हुआ भाई, इसका ये सभ्यता 8 बार बनी और 8 बार ये क्षतिग्रस्त हुई भाई, है ना। तो 8 बार बनने के कारण, 8 बार उजड़ने के कारण इस सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है, आड़ सभ्यता को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है ना, ताम्रवर्ती नगरी की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और ताम्र जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी की जब बात आ जाए तो ये आपके गणेश्वर आ जाएगा, है ना। गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्य सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देखो भाई कौन सा कथन सही नहीं है। ये RS प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो बिल्कुल आड़वासी तांबा गलाने भी जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तब ये अपन ने चर्चा की थी भाई ये लोग चावल से परिचित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। धातु का काम आड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन भी था। ठीक है, और यहाँ के काले रंग के मृदबान मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। देखो सफ़ेद रंग की है, और काली बंगा में कौन से रंग की है, काली बंगा में कौन से रंग की, काले रंग की, है ना, काले रंग की। और आर्य सभ्यता में सफ़ेद रंग की, यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राम से काष्ठ और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके आहार से प्राप्त हुए हैं भाई, ना। थर्ड ऑप्शन, राम से काष्ठ में स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण आपके आहार सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है। लेपुस लाजुली का संबंध आर्य सभ्यता से है, तो बिल्कुल लेपुस लाजुली का संबंध आर्य सभ्यता से है। लेपुस लाजुली है क्या, ये एक नीले रंग का, क्या है भाई, नीले रंग का ये बहुमूल्य पत्थर है ना। क्या है भाई, ये बहुमूल्य पत्थर है। और ये पत्थर कहाँ पर मिलता है, ये पत्थर मिलता है अफगानिस्तान से, और इसके अवशेष मिलते हैं आपके आर्य सभ्यता से। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं भाई आर्य सभ्यता अपना व्यापार करती थी भाई अफगानिस्तान तक। ठीक है, आर्य सभ्यता के लोग, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कालीबंगा सभ्यता से भाभरू का शिलालेख खोजा गया, तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, है ना। सॉरी, इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। कालीबंगा नहीं, बेराट। बेराट में भी कहाँ से भाई, बीजक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। तो बीजक की पहाड़ी बेराट सभ्यता से भाभरू का शिलालेख खोजा गया, और भाभरू का शिलालेख का जो संबंध है वो सम्राट अशोक थे ना। मौर्यकालीन राजा थे एक अशोक, सम्राट अशोक, उनका संबंधित है भाभरू शिलालेख से। भाभरू शिलालेख में बौद्ध धर्म और संघ की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। ओजियाना की खोज BR मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 में की थी। और फोर्थ ऑप्शन है भाई 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के काल में बेराट से गोल चैत्यगृह मिला है, यानी कि गोल स्तूप, बुद्ध के गोल स्तूप या गोल मंदिर, और यहाँ पर बुद्ध के इस मठ भी मिले हैं। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के काल में विराट में, जिसका सही आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न सभ्यताओं में असुमिलित है, ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा असुमिलित है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में है, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता पंजाब में है। सुरकोटड़ा हनुमानगढ़ में नहीं है, तो ये सुरकोटड़ा आपके है गुजरात में। कहाँ पर है भाई, ये गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
फोर्थ ऑप्शन, ये आपके पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभ्यताओं में असुमिलित है। कालीबंगा राजस्थान में, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न सभ्यताओं के संबंध में असुमिलित है। बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर, बिल्कुल सही है भाई। बालाथल जो सभ्यता है वो वल्लभ नगर तहसील में है और ये उदयपुर में है भाई, है ना। कहाँ पर है? उदयपुर में। सुनारी की बात करें तो सुनारी बीकानेर में नहीं है, ये आपके झुंझुनू में है। सुनारी सभ्यता आपके झुंझुनू में है, बीकानेर में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। बिलुंड सभ्यता आपके राजसमंद में है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न सभ्यताओं के संबंध में असुमिलित है। हार्ड सभ्यता की बात करें तो उसका संबंध एच.डी. साकलिया से था। क्या? बिल्कुल था भैया ना। उत्खनन का कार्य किया था आर्ड सभ्यता का। ओजियाना कैनपुरी नहीं, ओजियाना कैनपुरी के बारे में अपन ने चर्चा की थी, ये रेंड सभ्यता से संबंधित है। और रेंड सभ्यता कहाँ पर है? टोंक में। रेंड सभ्यता का उत्खनन 1938 में किया गया था भाई, दयाराम साहनी और कैनपुरी के द्वारा। ओजियाना सभ्यता का, रेंड सभ्यता का, ओजियाना सभ्यता का बी.आर. मीणा ने किया था। अभी अपन ने इसमें चर्चा की थी भाई, बी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी। तो ओजियाना सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। कैनपुरी ने रेंड सभ्यता का किया था भाई टोंक में। ये सभ्यता टोंक में स्थित है भाई, रेंड सभ्यता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और ओजियाना सभ्यता मैंने अभी इसके बारे में बताया था भाई, ये आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, बेरार सभ्यता की बात करें तो ये डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा बिल्कुल 1936 में इसकी खोज की गई थी भाई। और बागोर सभ्यता वी.एन. मिश्र 1967 में, इस सभ्यता की भी खोज 1967 में की गई थी वी.एन. मिश्र के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता था। तो तांबे की आपूर्ति करने वाली एक ही सभ्यता है अपनी गणेश्वर सभ्यता। ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। और यही भारत में जितनी भी प्राचीन संस्कृति सभ्यता थी वहाँ पर तांबे से बने उपकरण को सप्लाई करती थी भाई गणेश्वर सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सोनारी सभ्यता आपके झुंझुनू में है, आर्ड सभ्यता आपके उदयपुर में है, नौ सभ्यता आपके भरतपुर में है। ये लो युगीन सभ्यता है, नौ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब राजस्थान के परिचय, सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं भाई। राजस्थान का सामान्य परिचय क्या क्या है भाई? ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मावत, है ना, ब्रह्मावत। ये आपको ध्यान में रखना है, ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मावत मिलता है। वाल्मीकि के रामायण में मरुकांदार मिलता है। नैणसिरी ख्यात में राजस्थान मिलता है, नैणसिरी ख्यात में राजस्थान नाम मिलता है। जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में नाम रखा था क्या? राजपुताना। देखो मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में राजस्थान का नाम रखा था राजपुताना, लेकिन लिखित रूप में राजपुताना शब्द का प्रयोग 1805 में हुआ। किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसने रखा राजपुताना शब्द का नाम? सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 में मौखिक रूप में। लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस में ये नाम मिलता है राजपुताना शब्द। बसंतगढ़ शिलालेख, इसकी बात करें, देखो भाई बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है और ये सिरोही में मिलता है। इसमें राजस्थान का शब्द, राजस्थान का जो नाम मिलता है राजस्थानादित्य। क्या मिलता है भाई? राजस्थानादित्य। दिल्ली का नाम भी इसमें ढिल्ली का मिलता है भाई ना, दिल्ली का नाम भी इसमें ढिल्ली मिलता है। ये बसंतगढ़ शिलालेख में 625 ईस्वी के में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में ब्रह्मावत मिलता है, वाल्मीकि के रामायण में मरुकांदार। ठीक है, नैणसिरी ख्यात में राजस्थान मिलता है। जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक द मिलिट्री मेमोरीज जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है 1805 में। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में कर्नल जेस्टोड की एक पुस्तक आई थी। इस पुस्तक का नाम क्या था भाई? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ
राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नमजन स्टोर द्वारा किया गया था। चलिए, भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो वेद व्यास को कहा जाता है ना। भारत के इतिहास का पिता वेद व्यास को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत के इतिहास का पिता वेद व्यास को कहा जाता है। राजस्थान में इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है भाई, ये भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन पढ़ते हैं अब। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है। और इस हिस्ट्री शब्द का देखो, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और इस शब्द सबसे मानी जाती है। इसका अर्थ बुनना या जोड़ना होता है। इसका अर्थ क्या होता है भाई? बुनना या जोड़ना होता है। राजस्थान इतिहास का जन्म सभ्यता काल से माना जाता है। ठीक है, सभ्यता काल से राजस्थान इतिहास का जन्म राजस्थान इतिहास का जन्म सभ्यता काल से माना जाता है। चलिए आगे, मानव को सर्वप्रथम किस धातु की जानकारी थी? तो तांबा की सर्वप्रथम मानव को जानकारी थी। राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल, है ना। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में अपन बांटते हैं। प्रागैतिहासिक की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ भी पुरातात्विक शेष यानी कि कोई भी अवशेष यहाँ पर बर्तन, उपकरण, औजार आपको यहाँ पर मिलते हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये चाहे दुर्ग के अवशेष या पत्थर के अवशेष, किसी प्रकार के अवशेष मिलते हैं, ये पुरातात्विक अवशेष है। तो प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते भैया ना। तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं प्रागैतिहासिक काल में। मानव की उत्पत्ति की बात करें तो वो प्रागैतिहासिक काल से ही मानी जाती है। तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य जरूर मौजूद थे, लेकिन ठीक है। और मानव की उत्पत्ति इसी काल से मानी जाती है, प्रागैतिहासिक काल से। चलिए नेक्स्ट, आदि ऐतिहासिक की बात करते हैं। अब आदि ऐतिहासिक की बात करते हैं। आदि ऐतिहासिक की, एक सेकेंड, आदि ऐतिहासिक पे पुरातात्विक साक्ष्य देखो, पुरातात्विक साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों में मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन लिखित साक्ष्य आदि ऐतिहासिक काल में अपन को मिलते हैं। देखो, लिखित साक्ष्य आदि ऐतिहासिक काल में प्राप्त होते हैं, लेकिन इन्हें भी पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि इनकी जो लिपि थी वह गोमुद्री लिपि या सर्पिला काल लिपि थी। सर्पिला काल लिपि से तात्पर्य इस प्रकार से ये लिपि थी भाई, है ना। तो इस प्रकार से इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है ना, आदि ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में आपको देखो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त भी हैं और लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं। देखो, पुरातात्विक साक्ष्य तो तीनों में प्राप्त हैं और इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त के साथ साथ इन्हें पढ़ा भी जा चुका है, इन्हें ऐतिहासिक काल में। ठीक है, ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में भी बांटा जा सकता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में अपन बांट सकते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी इसका प्राचीन नाम है। जिला स्थान हनुमानगढ़ में है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और ये जो कालीबंगा जो शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है ना। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा सभ्यता का जो समय काल है 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। घग्गर नदी के किनारे पीलीबंगा सभ्यता भी अपन को मिलती है भाई, है ना। ये भी हनुमानगढ़ में है। यहाँ से ही 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पीलीबंगा सभ्यता पे मिलती है, ये भी हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता सिंधु हड़प्पा का एक भाग है। ठीक है, तुर्क के अवशेष मिलने के कारण इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। ये दशरथ शर्मा ने कहा था भाई, ना। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दुर्ग के अवशेष मिलने के कारण दशरथ शर्मा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता के साथ साथ ये एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, नगरीय सभ्यता है। और इसके अलावा इसकी बात करें, ये एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी है ना। ये भी ध्यान में रखना, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, जहाँ पर
माताओं का विशेष यानी कि महिलाओं का विशेष महत्व होता था मातृसत्तात्मक सभ्यताओं में। ठीक है, और ये एक नगरीय सभ्यता है, विश्व की एक नगरीय सभ्यता में ये भी एक मानी जाती थी, है ना। और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसेटोरी यानी कि लियोपिजो पेसेटोरी ने दी थी भैया ना। चलिए, खोजकर्ता की बात करें 1952 अमलानंद घोष के द्वारा, उत्खननकर्ता ब्रजवासी लाल यानी बालकृष्ण थापर, है ना। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई और उत्खनन ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा किया गया। इसकी खोज की बात करें भाई, तो देखो खोज की बात करें तो 1952 में यानी कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की पहली सभ्यता थी भाई, है ना, जिसको खोजा गया। और भारत की पहली सभ्यता थी रोपड़। रोपड़ सभ्यता पंजाब में है और पंजाब सबसे पहले स्वतंत्रता की बात रोपड़ सभ्यता को खोजा गया पंजाब में। उसके बाद दूसरी जो सभ्यता खोजी गई कालीबंगा सभ्यता, जो राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी सभ्यता थी स्वतंत्रता के पश्चात। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो उत्खनन का कार्य 1961 से लेकर 1969 तक किया गया भाई। 1985 से 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कर दी गई थी। एकमात्र संग्रहालय है भैया ना उत्खनन स्थल पर एकमात्र संग्रहालय जो राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया 1985-86 में। ये कालीबंगा संग्रहालय कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और ये विश्व के सबसे प्राचीन नगर के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल सबसे प्राचीन यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत एक साथ 2 फसल गेहूं और जौ बोने के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण भी आपको कालीबंगा सभ्यता से ही मिलते हैं। यहाँ कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको समकोण पर काटती हुई सड़कें भी मिलेगी। इनके घर पीछे की ओर खुलेंगे, खिड़कियाँ भी पीछे की ओर खुलेगी। यहाँ की नालियाँ लकड़ी से निर्मित है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की एक और बात करें भाई इम्पोर्टेंट, कालीबंगा सभ्यता की इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पर एक ईंटें जो मिलती है ना, ईंटें कालीबंगा सभ्यताओं की, वो 30:15:7.5 इस अनुपात में यहाँ पर ईंटें मिलती है कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, चलिए आगे। कालीबंगा सभ्यता में 6 छेद वाली मानव खोपड़ी मिलती है, इससे ये पता लगता है भाई यहाँ पर क्या है भाई, शल्य चिकित्सा विद्यमान थी। ठीक है, शल्य चिकित्सा यहाँ पर विद्यमान थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 छेद वाली एक खोपड़ी भी मिलती है। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान बेलनाकार बर्तन भी मिलते हैं। ठीक है, इनके घर के दरवाजे खिड़की पीछे की ओर खुलते हैं। कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह, इस प्रकार का एक स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ पर मिलता है। इससे पता चलता है कि ये लोग वास्तुकला से भी परिचित थे भाई, है ना। तो ये लोग वास्तुकला से भी परिचित थे। नालियाँ काष्ठ व पक्की ईंटों से बनी हुई थी इनकी कालीबंगा सभ्यता वालों की। पीले जानवर इनका कुत्ता था। ऊँट से भी परिचित थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। यहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति, है ना। कौन सी पद्धति? ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति कहते थे। ठीक है, तो ये आपको कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलती है। यहाँ से हाथी दांत की कंघी प्राप्त होती है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में समाधियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, समाधियाँ कितने प्रकार की? 3 प्रकार की यहाँ पर सभ्यता प्राप्त होती है, समाधियाँ प्राप्त होती है, जिसमें अंडाकार समाधि होती है, गहरे खड्डे वाली समाधि प्राप्त होती है, और यहाँ पर समाधियों के साथ आभूषण भी गाड़े जाते थे। इस प्रकार की यहाँ पर समाधियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड या यज्ञ कुंड प्राप्त होते हैं, और ये यज्ञ कुंड कितने हैं? 7 यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है। इससे पता चलता है यहाँ पर पशु बलि विद्यमान थी भैया ना, पशु बलि भी यहाँ पर विद्यमान थी। चलिए, यहाँ पर दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई बहुत बार। दोहरी रक्षा प्राचीर कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये है आपके कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, और इसमें पश्चिम का जो टीला है इसे गढ़ी क्षेत्र यानी कि दुर्ग वाला क्षेत्र कहा जाता है। पूर्वी का टीला है, पूर्वी वाला क्षेत्र नगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सभ्यता आ चुकी है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर स्थान कहाँ पर है भाई? नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे स्थित है। 2800 ईसा पूर्व से संबंधित है। देखो ये नीम का थाना अब जिला बन चुका है भाई। पहले सिक्कर में आता था नीम का थाना, अब नीम का थाना नया जिला बन चुका है। तो आपको भाई नीम का जो ये सभ्यता पढ़ रहे हो आप, राजस्थान जीके पढ़ रहे हो आप, अपन इसको पुरानी जीके के अनुसार अपन इनको पढ़ रहे हैं भाई ना। अभी नई जीके के अनुसार इसको नहीं पढ़ रहे हैं, पुरानी जीके के अनुसार अपन इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नई जीके के अनुसार अभी तक एक भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। और अभी तक इसमें कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि अभी तो विचार चल रहा है भाई पुराने जिलों पर, ये भी तो विचार चल रहा है, जो नए जिले बनाए उन पर विचार चल रहा है। तो इसलिए नए जिले के बारे में भी कोई चर्चा ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है। अभी तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं आया है। जब भी ऑथेंटिक सोर्स आएंगे तो आपको बिल्कुल इनसे अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप पुरानी जीके पढ़िए, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम हैं जैसे कि पशु परिचर, एलडीसी, राजस्थान पुलिस और भी जितनी भी वैकेंसी है उसमें पुरानी जीके आने वाली है अभी तक। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें सभी में पुरानी जीके ही आई है भाई, नई जीके नहीं आई है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप पुरानी जीके पढ़िए, और पुरानी जीके पढ़ने से आपका एक फ़ायदा हो जाएगा भाई। फिर आपको केवल यही पढ़ना होगा कि क्या क्या चेंज हुआ भाई, जीके में क्या क्या परिवर्तन हुआ, केवल यही आपको पढ़ना होगा फिर, इस प्रकार से। तो आप पुरानी जीके पढ़िए, क्योंकि नई जीके ऑथेंटिक डाटा नहीं आते जहाँ तक। नई जीके में केवल आपको ये पढ़ना है भाई, नई जिलों में कि कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, कौन से जिलों से कौन से जिलों का पुनर्गठन हुआ है, कौन से जिले से अलग हुए हैं। इस प्रकार की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए बस, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कोई चांस नहीं लग रहे हैं भैया ना नए जीके के क्वेश्चन आने के, नए जिलों वाले जीके क्वेश्चन आने के, ठीक है। चलिए गणेश्वर सभ्यता की बात करें। स्थान गणेश्वर, नीम का थाना, कांतली नदी किनारे, 2800 ईसा पूर्व। उत्खनन करता है इसके 1977 में RC अग्रवाल, यानी कि रत्नचंद्र अग्रवाल, ठीक है, रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा। उपनाम ताम्र सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है भाई ना, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता भी इसे कहते हैं। सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता भी यही है भारत में, ठीक है। भारत में सबसे ताम्र प्राचीन सभ्यता भी यही है, और यहीं से तांबे के उपकरण सप्लाई होते थे भैया ना। जो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पर तांबे के उपकरण यहीं से जाते थे भैया ना। उनका संबंध गणेश्वर सभ्यता से है। यहाँ से तांबे के उपकरणों का निर्यात किया जाता था भाई, ठीक है। यहाँ के तांबा में 99% तांबा मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग धातु मिश्रण की जानकारी नहीं थी। तो देखो 99% तांबा मिलता है, इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं पर यहाँ के जो लोग होते थे इनको धातु मिश्रण की जानकारी नहीं थी। चलिए गणेश्वर सभ्यता में छल्लेदार बर्तन तांबा और मिट्टी के मिलते हैं, ये भी ध्यान में रखना भाई। गणेश्वर सभ्यता के उपनाम ताम्र संचय सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता, और ताम्र सभ्यताओं की जननी, ये इसके उपनाम है, ठीक है। ताम्र संचय सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता, ताम्र सभ्यताओं की जननी इसके नाम है भाई गणेश्वर सभ्यताओं के। यहाँ पर अधिकांश उपकरण तांबे के ही मिलते हैं। तांबे के उपकरण में देख सकते हैं आप, यहाँ पर बाणगरे, फारसे, चूड़ियाँ, सुइयाँ, मछली पकड़ने का कांटा, बर्तन, कटार, तलवार, भाला, ये सभी आपको तांबे के यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। गणेश्वर में बांध व पुल के अवशेष भी मिलते हैं जो पत्थरों से बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर जो भी बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, चाहे पुल बने हुए, चाहे बांध बने हैं, ये सब पत्थर के बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है ना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ की जो मकान पत्थर से बने मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त बर्तनों की जो आकृतियाँ हैं वो बंदरों से मिलती है, इसलिए इसे कर्पणवर्णी मर्दबांड भी कहते हैं, ठीक है, कर्पणवर्णी मर्दबांड। भारत में सबसे अधिक संख्या में ताम्र उपकरण गणेश्वर सभ्यता से ही मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा भाई ना। भारत में सबसे अधिक संख्या में ताम्र उपकरण गणेश्वर सभ्यता से स्थल से ही मिलते हैं। चलिए भारत में अन्य सभ्यताओं से प्राप्त ताम्रकर्ण का संबंध गणेश्वर सभ्यता स्थल से माना जाता है। चलिए बेराट सभ्यता, नदी बाणगंगा, रुंडित नदी, अर्जुन नदी या ताला नदी भी से कहते हैं भैया ना। स्थान बेराट, जयपुर।
खोजकर्ता दयाराम साहनी 1936 में की थी भाई। उत्खननकर्ता 1962 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। बेराट से दो सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, मौर्यकालीन और महाभारत कालीन। चलिए, महाभारत कालीन और मौर्यकालीन के अवशेष अपन को केवल एक ही सभ्यता से मिलते हैं, वो है अपनी बेराट सभ्यता। अब कुछ एमसीक्यूज अपन इनको जल्दी सोल्व कर लेते हैं भाई फटाफट। वीडियो में आया हुआ ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी किनारे स्थित गणेश में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो ये कांतली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेराट प्राचीन काल से राजधानी थी। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी किसकी थी भाई? मत्स्य जनपद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी कहा है? सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ है, दशरथ शर्मा ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से संबंधित है? तो ये है आपके ताम्रयुगीन से, क्योंकि गिलुंड सभ्यता आर्य सभ्यता का विस्तार माना जाता है और आर्य सभ्यता ताम्रयुगीन मानी जाती है। तो गिलुंड सभ्यता किसका अवशेष है भाई? ताम्रयुगीन सभ्यता का। चलिए नेक्स्ट। किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हैं भैया ना? किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर होगा बेराट। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, दक्षिण पूर्व। चलिए एक सेकंड रुकिएगा भाई। चलिए निम्न में से किस नगरी को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए भाई। ताम्रवती नगरी, अरे आहार और ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे जाना जाता है? गणेश्वर। तो ये ध्यान में रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन आरसी अग्रवाल। राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष अपन को कहां से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। निम्न में से किस स्थल पर अग्नि वेदिकाएं मिलती है? तो यह आपको मिलती है कालीबंगा सभ्यता। ये भी आपके एसआई में आया है और लेब असिस्टेंट 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान में ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। निम्न जिलों में से किस जिले में आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आर्य के अवशेष उदयपुर में। आर्य सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो ये आपके आगाटपुर के नाम से जानी जाती है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट।
एच डी सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है? तो एच डी सांकलिया के निर्देशन में आपके कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ है? तो आर्य सभ्यता का उत्खनन हुआ है। एच डी सांकलिया, देखो आर्य सभ्यता की बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो आपके 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास यानी कि ए के व्यास के द्वारा की गई थी भैया ना। 1954 में एक इसका उत्खनन स्थल है धूलकोट, धूलकोट, ठीक है। और इसकी खोज की थी भाई आर सी अग्रवाल है ना, आर सी अग्रवाल ने। फिर इसके बाद उत्खनन का कार्य, जो उत्खनन का कार्य किया था भाई आर्य सभ्यता का, वो करने वाले कौन थे भाई अपन के? वो थे एच डी सांकलिया, ठीक है, एच डी सांकलिया। इसके अलावा वी एन मिश्र भी थे, पीसी चक्रवर्ती भी थे जो राजस्थान सरकार की ओर से थे, विनय कुमार भी इसमें शामिल थे भैया ना उत्खनन कार्य में आर्य सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दयाराम सायनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन स्थल से संबंधित है? तो दयाराम सायनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित का संबंध है बेराट सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये है आपके ताम्रपाषाण काल से। बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? आर्य सभ्यता को। आर्य सभ्यता को ही बनास संस्कृति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धूलकोट कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको अभी बताया था भाई आर्य सभ्यता में स्थित है ये। इसका उत्खनन स्थल है धूलकोट, है ना। इसकी खोज 1954 में आर सी अग्रवाल के द्वारा की गई थी उदयपुर में, क्योंकि यहाँ पर धूल के ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं। राजस्थान किस सभ्यता से प्रथम बार हल से जोते हुए खेत प्राप्त होते हैं? तो ये है कालीबंगा, हनुमानगढ़, गंगा नदी के किनारे। निम्न में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? तो ये है आपके गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? ईंटों की जगह पत्थरों का प्रयोग हुआ है ना, पत्थरों का। चलिए नेक्स्ट। गणेश्वर सभ्यता किस इस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है भाई? आपके ताम्रकास्य युगीन सभ्यता। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल से उत्खनन करता सुमिलित नहीं है? तो बेराट से दयाराम सायनी 1936, इसके बारे में अपन ने बताया था भाई। आड़ के बारे में अपन ने अभी बताया था। ए के व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास 1953, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कालीबंगा अमलानंद घोष 1952, बागौर वी एन मिश्र ये 1967। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बेरार से अशोक के भावरू शिलालेख को खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले थे कैप्टन बर्ट, ठीक है, 1837 में। खोज करने वाले कैप्टन बर्ट थे भाई। और पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले, तो इसको जो पढ़ने वाले थे वो थे आपके जेम्स प्रिसेप, जेम्स प्रिसेप। और जो भावरू शिलालेख है वो अभी कहाँ पर रखा हुआ है? रॉयल एशियाटिक संग्रहालय है कोलकाता में, वहाँ पर ये भावलू का शिलालेख रखा हुआ है ना। 1840 में ये शिलालेख रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के संग्रहालय में से रखाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। किस सभ्यता से छपाई के ठप्पे तथा तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं? ये आहड़ से प्राप्त होते हैं। छपाई के ठप्पे तथा तांबे के उपकरण आहड़ सभ्यता से अपन को प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट। नील की खेती के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? नील की खेती के अवशेष हमेशा बयाना से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता नहीं है, तो नौह जो कहाँ पर है भाई? आपके भरतपुर में ये लोह युगीन सभ्यता है भैया ना। सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में, ये भी लोह युगीन सभ्यता है, लेकिन गणेश्वर ताम्र युगीन है। जोधपुरा ये जयपुर में है। जयपुर में कौन सी नदी के किनारे?
साबी नदी के किनारे, है ना, साबी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है और ये जयपुर में है। सी ऑप्शन इसका, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इस्वाल सभ्यता कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में है। सी ऑप्शन। भावरू के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रेसेस, अभी अपन ने बताया था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सी सभ्यता नहीं है भाई? गणेश्वर। गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे स्थित है फिर? कांतली। कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता। पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल ये सारी हनुमानगढ़ में है ना, सारी सभ्यता हनुमानगढ़ में है और ये सारी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता में शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं? तो ये आपके कालीबंगा में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 6 छेद वाली खोपड़ी यहाँ पर मिलती है भैया ना, कालीबंगा सभ्यता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, धूल कोरिस्तान किस सभ्यता से संबंधित है? ये आर्ट से संबंधित है, ये भी उदयपुर में है। ठीक है भाई, कहाँ पर है? उदयपुर में। नैनवा कहाँ पर है? बूंदी में। बालातल कहाँ पर है भाई? आपके उदयपुर में। गिलुंड कहाँ है भाई? आपके ये है आपके राजसमंद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अभी सभ्यताओं के बारे में। नैनवा सभ्यता बूंदी में स्थित है। रंगमहल सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? तो बताइए भाई। रंगमहल हनुमानगढ़ में है और इसकी जो खोजकर्ता थे वो हन्ना रेड थी भाई ना, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता से लौह धातु का उपयोग लाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता से लौह धातु के उपयोग लाने में साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके नौहा, और ये कहाँ पर है भाई? आपके भरतपुर में। ठीक है, जोधपुरा, बेराट, बयाना ये सब लौह युगीन सभ्यता है भाई, लेकिन सबसे पहले लौह धातु को उपयोग लाने का जो साक्ष्य मिलते हैं वो नौह भरतपुर सभ्यता से मिलते हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट, किस स्थल से भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं? तो भगवान बुद्ध के अवशेष बेराट सभ्यता से मिलते हैं। नगर सभ्यता आपके कहाँ पर है भाई? टोंक में है। रेंड सभ्यता आपकी कहाँ पर है? टोंक में है। यहाँ पर सिक्के मिलते हैं भाई रेंड सभ्यता में। रंगमहल सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कालीबंगा के संदर्भ में सही कथन चुने। यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल, इस सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह अपन को मिलता है, तो ताकि अपन को पता चलता भाई कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे भाई वो वास्तुकला से परिचित थे। ठीक है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है भाई। इस सभ्यता की सड़कें समकोण पर भी काटती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसे गिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। इनके घर पीछे की ओर और खिड़कियां भी पीछे की ओर खुलती है भैया ना कालीबंगा सभ्यता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पतंजलि के महाभाष्य में कौन से स्थल का उल्लेख मिलता है? तो कौन से स्थल का उल्लेख मिलता है? पतंजलि के एक रचना है महाभाष्य, जिसमें कौन से स्थल का उल्लेख मिलता है? तो नगरी मध्यमिका, जो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। भाई चित्तौड़गढ़ में। कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर है? नागौर में। नगर टोंक में। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नौ सभ्यता के बारे में अपन चर्चा करते हैं भाई। नौ सभ्यता भरतपुर में है। रूपारेल नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है भाई, नौ सभ्यता। ठीक है, उत्खनन 1963 से 1964 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा कराया गया था भाई, ये ध्यान में रखना। 1963-64 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा नौ सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था। और आर.सी. अग्रवाल के द्वारा कौन सी सभ्यता का? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन भी करवाया गया था। और धूलकोट नामक
स्थान का उत्खनन भी किया था 1954 में इन्होंने। चलिए, 9 में पक्षी चित्रित ईंट मिलती है, ये भी ध्यान में रखना भाई। पक्षी चित्रित ईंट कौन सी सभ्यता में मिलती है? तो ये मिलती है नौहों भरतपुर में। 9 में 5 संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो राजस्थान में एकमात्र सभ्यता है। तो देखो भाई, एकमात्र सभ्यता राजस्थान में जो जो नोई है भाई, है ना, महाभारत से ताम्रयुगीन तक यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। भारत में लोहे के सर्वप्रथम उपयोग इसी नौ सभ्यता से माना जाता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी भाई। नौ से शुंगकालीन एक यक्ष की प्रतिमा भी प्राप्त होती है। एक मिनट रुकिएगा भाई, है ना। नौ से शुंगकालीन एक यक्ष की प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसे 1966 में वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा खोजा गया था। 9 से आर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। रैंड सभ्यता, ये टोंक की सभ्यता है, ढील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। 1938-39 में दयाराम सायनी और केदारनाथपुरी कैनपुरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। रैंड से मालव जनपद के सिक्के भी प्राप्त होते हैं, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी भाई। तो मालव जनपद के सिक्के रैंड सभ्यता से प्राप्त होते हैं, ये टोंक में है। ठीक है। रैंड से बड़ी मात्रा में लौह उपकरण मुद्राएं मिलने के कारण रैंड को प्राचीन भारत की टाटा नगरी, देखो भाई, प्राचीन भारत की टाटा नगरी किसे कहते हैं? तो रैंड सभ्यता को कहते हैं भाई, है ना। और एक आपके RS प्री में भी क्वेश्चन आया था भाई, अभी हाल ही में 2023 वाले एग्जाम में, मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके नगर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं ना। लगभग यहाँ से 6000 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं भाई, ना। ये आपके नगर सभ्यता की बात है भाई, ना, नगर सभ्यता। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में टोंक से। रैंड से चांदी के 3075 पंचमार्क सिक्के यानी कि आहत सिक्के प्राप्त हैं। आहत यानी कि जो ठोक पीट कर बनाए जाते हैं वो सिक्के होते हैं। पंचमार्क इन पे किया जाता है भाई। भारत में इतने चांदी के पंचमार्क सिक्के एक ही स्थान से यहीं से मिले हैं, ये भी बात इम्पोर्टेंट है, तो ये भी ध्यान में रखना भाई। रैंड सभ्यता से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी प्राप्त हुआ है। रैंड से यूनानी शासक अपोलो का खंडित सिक्का भी प्राप्त होता है। रैंड एक लो युगीन सभ्यता भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ पर एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला हुआ है रैंड सभ्यता, और रैंड सभ्यता कहाँ पर है? टोंक में। और एक ये लो युगीन सभ्यता है, यहाँ से मणमूर्तियाँ पर मथुरा कला की छाप मिलती है। रैंड सभ्यताओं की शक्ति देवी की विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ भी मिलती है। रैंड से आलीशान इमारतों के अवशेष मिलते हैं। यहीं से जस्ते के साफ करने के प्रमाण भी मिल जाते हैं भाई। ठीक है। जस्ते को साफ करने के रैंड सभ्यता के कर्णफूल, पायजेब तथा गले के हार भी यहाँ पर मिलते हैं रैंड सभ्यता से। ओजियाना सभ्यता, ये आपके भीलवाड़ा में है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी भाई टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना भाई। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी, तो चाहे आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ओजियाना सभ्यता की बात करें, ये भीलवाड़ा में स्थित है, खारी नदी के किनारे। उत्खनन कर्ता की बात करें तो 2000 में BN मिश्र द्वारा इसकी उत्खनन किया गया। आर्य सभ्यता से संबंधित स्थल है भाई ये। ठीक है। ओजियाना सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ था। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ओजियाना स्तन का उत्खनन किसने किया? BNB 2000 में, है ना। चलिए, यहाँ पर गाय और बेल मूर्ति मिली है जिसे सफ़ेद रंग से डिजाइन की गई है। बेल की मूर्ति को ओजियाना बुल कहा गया भाई। एक तो ओजियाना बुल जो ओजियाना सभ्यता से मिलता है, और एक है बनासियन बुल, बनासियल बनासियन बुल्स। जो बनासियन बुल से आपको ये कौन सी सभ्यता से मिलता है? ये मिलता है आर्ट सभ्यता से, है ना। टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बुल बेल की यहाँ पर आकृति मिलती है, इसे बनासियन बुल्स की संज्ञा दी गई है। ये आर्ट सभ्यता में आपको मिलता है, और ओजियाना बुल आपको ओजियाना सभ्यता से मिलता है। चलिए, एक बालाथल बुल्स भी है ना वहाँ पर। नेक्स्ट सभ्यता है अपनी सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता जो कि आपके कहाँ पर है? झुंझुनू में। एक सेकेंड, ये सभ्यता आपके झुंझुनू में है, ठीक है। नदी कांतली। सुनारी सभ्यता लोह से लोह बनाने की प्राचीन भट्टियां प्राप्त होती है। यहाँ से लोहे के कटोरा तथा तीर भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा 1980 में यहाँ पर किया गया था भाई, सुनारी सभ्यता में, ठीक है। सुनारी से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मौर्यकालीन सभ्यता के भी यहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। सुनारी सभ्यता के लोगों को आहार चावल, घोड़े के मांस घोड़े का मांस को मांस था भाई, है ना, इनका आहार था भाई। चावल भी खाते थे, घोड़े का मांस, गाय का मांस भी ये खाते थे सुनारी सभ्यता के। जोधपुरा सभ्यता ये कहाँ पर है? आपके जयपुर में। साबी नदी के किनारे स्थित है जोधपुरा सभ्यता। इसका उत्खनन भी किसने किया? RC अग्रवाल ने और विजय कुमार द्वारा। कब किया गया? 1972 में ये किया गया। इसका जो काल माना जाता है 2500 से 2000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त होती है, और लोहा गला और तांबा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त होती है भाई? तांबा गलाने की जो भट्टियां है ये प्राप्त होती है कहाँ से? तो ये प्राप्त होती है आपके आहड़ सभ्यता से, ठीक है, आहड़ सभ्यता से। और लोहा गलाने की भट्टियां जोधपुरा सभ्यता से। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी जोधपुरा की सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष आपको देखो, एक तो बेरार से भी मिलते हैं, सुनारी से भी मिलते हैं, और जोधपुरा सभ्यता से भी मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष आपको बेरार से मिलते हैं, और बेरार को ही विराटनगर भी कहते थे पहले, है ना। ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी पहले। नगर सभ्यता अभी और भी चर्चा करेंगे, ठीक है, बेरार सभ्यता के बारे में। नगर सभ्यता की बात करें, टॉप में है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आया था RS प्री में। यहाँ से देखो, प्राचीन नाम इसका मालव नगर था, मालव गणराज्य की राजधानी थी। नगर सभ्यता में 2000 वर्ष पूर्व की एक महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई थी, है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आ चुका है एग्जाम में, है ना। महिषासुरमर्दिनी की 2000 वर्ष पूर्व मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये नगर सभ्यता टोंक से प्राप्त होती है। नगर सभ्यता से 6000 मालव सिक्के एक साथ प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन RS फ्री में भी आपके आया था भाई 2023 में, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोती सभ्यता ये भी हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। अमलानंद घोष ने 1973 में इसकी खोज की थी। उत्खनन का क्या काम किया था भाई, और इसे कालीबंगा प्रथम का उपनाम दिया जाता है। सोती सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन किया गया। कर्णसर सभ्यता ये कोटा में स्थित है। कर्णसर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कोटा में। मौर्य शासक राजा धवल का अभिलेख यहाँ से मिलता है। बयाना सभ्यता की बात कर लेते हैं। ये बयाना सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में है। बयाना का प्राचीन नाम शोणितपुर था, ये ध्यान में रखना भाई। यहाँ पर मध्यकालीन में नील की खेती की जाती थी, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। नील की खेती मध्यकाल में बयाना में की जाती थी। बयाना से सर्वाधिक कब्रें भी प्राप्त होती है, तो ये भी ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट।
बयाना से सर्वाधिक कब्जें भी प्राप्त होती है। कुराड़ सभ्यता, कुराड़ा गांव परबत्सर नागौर में। ठीक है, कुराड़ा सभ्यता कहाँ की है? ये सभ्यता है नागौर की। कुराड़ा गांव परबत्सर नागौर। उपनाम औजारों की नगरी। ठीक है, यहाँ से एक प्रणाल पत्र मिला है जो ईरान से संबंध दर्शाता है। ये यहाँ की विशेषता है। मलाह सभ्यता, मलाह सभ्यता, ये मलाह सभ्यता कहाँ की है? ये केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में स्थित है, भरतपुर में। मलाह सभ्यता कहाँ पर है भैया? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, भरतपुर में। चलिए नेक्स्ट, अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। इंदगढ़ सभ्यता आपकी बूंदी में है। लाचुरा की सभ्यता भीलवाड़ा में। लाचुरा, देखो लाचुरा की सभ्यता आपके कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में। इंदगढ़ की बूंदी में। और इसवाल सभ्यता आपके उदयपुर में है। जूनाखेड़ा पाली में। एलोन की सभ्यता ये आपके जालौर में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। इंदगढ़ की सभ्यता कहाँ पर है? बूंदी में। लाचुरा भीलवाड़ा में। इसवाल की सभ्यता आपके उदयपुर में है। जूनाखेड़ा पाली में है। एलान सभ्यता जालौर में है। आपको क्वेश्चन आ सकता है मिलाने से संबंधित, सुमिलित कीजिए में, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं भाई। बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता की बात करें, वल्लभ नगर तहसील, बालाथल गांव, उदयपुर, बेड़च या आयर नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता। ठीक है, 1962 में वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया था। ठीक है, उत्खनन किया था भैया ना। और उत्खनन करने वाले थे वीरेंद्र सिंह शिंदे, देव कोठारी और ललित पांडे द्वारा 1992-93 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था बालाथल सभ्यता का। बालाथल स्थल से निम्न जानकारी भी अपन को प्राप्त होती है। तो क्या कौन कौन सी जानकारी अपन को बालाथल सभ्यता से प्राप्त होती है, देखते हैं भाई। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर भाई 11 कमरों का भवन मिलता है, अर्थात यहाँ पर संयुक्त प्रथा प्रचलित थी भाई, है ना। तो यहाँ पर 11 कमरों का भवन मिलता है। इससे यहाँ पर पता चलता है भाई यहाँ पर संयुक्त प्रथा प्रचलित थी भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट, बालाथल से मिट्टी से निर्मित एक बेल की मूर्ति भी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसे बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है। बैराट के बाद सूती वस्त्र का प्रमाण बालाथल से प्राप्त है। देखो सबसे पहले सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है बैराट से, जिसमें 36 मुद्राएं मिलती है। उसके बाद सूती वस्त्र का जो प्रमाण मिलता है वो बालाथल सभ्यता से मिलता है। बालाथल से 4000 वर्ष पूर्व एक मानव कंकाल मिला। इस कंकाल को कुष्ठ रोग अवशेष मिले। देखो भाई 4000 वर्ष पूर्व एक मानव कंकाल मिला है यहाँ से, और इस कंकाल में कुष्ठ रोग के अवशेष भी मिलते हैं। अतः भारत में कुष्ठ रोग का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? वो बालाथल सभ्यता से ही मिला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मानव कंकाल यहाँ से मिला है बालाथल सभ्यता से, और उसमें कुष्ठ रोग के अवशेष मिले हैं। 4000 वर्ष पूर्व ये कंकाल माना जाता है। तो भारत में कुष्ठ रोग का पहला प्रमाण बालाथल सभ्यता से मिला है। और यहाँ पर समाधि प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं बालाथल सभ्यता से, क्योंकि यहाँ पर एक योगी की मुद्रा में शव मिला हुआ है ना। योग करते हुए मुद्रा में शव मिला हुआ है, और उस शव का कुछ भी नहीं बिगड़ा भाई। आज भी वो शव ऐसे के ऐसे ही हैं। ठीक है, और उनका अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और बालाथल सभ्यता से योगी की मुद्रा में ऐसा शव मिलता है, और इससे यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर समाधि प्रथा प्रचलित थी भैया ना। बालाथल से कपड़े सिलने के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट, बालाथल स्थल से लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त होती है। ठीक है, बालाथल के लोग कृषि, पशुपालन और शिकार से परिचित थे भाई। कृषि, पशुपालन, शिकार से भी परिचित थे। बालाथल से अधिकांश तांबे के उपकरण और आभूषण भी मिलते हैं। ठीक है, तांबे के ही यहाँ पर आभूषण मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आर्य सभ्यता से ये संबंधित मानी जाती है। ठीक है, आर्य सभ्यता का ही ये विस्तार माना जाता है भाई। बालाथल सभ्यता, किलुंड सभ्यता, उजियाना सभ्यता, बागोर की सभ्यता। बालाथल के लोग मांसाहारी थे भाई। ठीक है, बालाथल के लोग बर्तन बनाने की जानकारी थी। और बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। उदयपुर में वल्लभ नगर तहसील। नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है, बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान में रखना भैया ना। पाणिनि ने नगरी सभ्यता का उल्लेख किया है, ये भी ध्यान में रखना भाई। पाणिनि ने
नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था, जो कि शिवी जनपद की क्या थी, राजधानी थी। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, और यही नगरी का प्राचीन नाम था। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर मध्यमिकीय शिवी जनपद जय उत्कीर्ण है, तो ये भी ध्यान में रखना भाई, है ना। उत्खनन 1904 में सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर द्वारा करवाया किया गया भाई, है ना। तो देखो 1904 में लेटेस्टम उत्खनन किया गया 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। कौन सी सभ्यता, नगरी सभ्यता, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। नगरी सभ्यता से हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं, दो शिलालेख। कौन कौन से दो शिलालेख, एक गोसंडी का शिलालेख और एक हाथीवाड़ा का शिलालेख। इन दोनों शिलालेख की खोज 1887 में की, किसने की, कवि राजा श्यामल दास ने, ठीक है। एक रचना थी वीर विनोद, उनके ये रचयिता थे कवि राजा श्यामल दास। इन्होंने 1887 में गोसंडी शिलालेख और हाथीवाड़ा शिलालेख की खोज की गई, ठीक है। और ये दोनों जो शिलालेख मिलते हैं, ये गोसंडी शिलालेख से प्राप्त होते हैं। चलिए सॉरी, ये नगरी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, गोसंडी का शिलालेख और हाथीवाड़े का शिलालेख नगरी सभ्यता से ये अपन को प्राप्त होते हैं। गोसंडी का शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख है, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। गोसंडी की शिलालेख में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन को किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें अपन को जानकारी मिलती है वैष्णव संप्रदाय की, ठीक है। गोसंडी के शिलालेख में हमें वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। नगरी सभ्यता से हमें एक मंदिर मिला है, जिसकी खोज डॉक्टर भंडारकर के द्वारा की गई थी, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। नगरी सभ्यता से एक मंदिर मिला है, जिसकी खोज डॉक्टर भंडारकर के द्वारा की गई थी। यह मंदिर राजस्थान का वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर भी है, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर भी यहाँ से मिला है और डॉक्टर भंडारकर द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1872 में कलाइल द्वारा पतंजलि के महाभाष्य में मध्यमिका का नाम मिलता है, ये ठीक है। ये क्वेश्चन भी करवाया था अपन ने भाई, है ना। नगरी सभ्यता के 4 चक्राकार कुएं भी प्राप्त हुए हैं भाई यहाँ से। कुषाण काल में नगरी सभ्यता की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार बनाने के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। इसी के साथ नगरी सभ्यता से शिवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन कला के अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं बागोर की सभ्यता, और बागोर की सभ्यता से क्वेश्चन आता है भाई। कौन सा क्वेश्चन आता है, ज्यादातर कोठारी नदी वाला। तो बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर की सभ्यता बागोर भीलवाड़ा में, है ना, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। खोज व उत्खनन की बात करें तो 1967 में 1969 में वीएन मिश्र व लेशनी के द्वारा की गई थी भाई, ना, लेशनी द्वारा। बागोर की पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल माना जाता है ना, पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल माना जाता है। बागोर की सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी माना जाता है, ठीक है। बागोर सभ्यता का उत्खनन माँ सतियों का टीला है, ये भी ध्यान में रखना भाई, माँ सतियों का टीला है यहाँ का उत्खनन स्थल। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई, माँ सतियों का टीला का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो बागोर की सभ्यता से है, ठीक है, जो कि भीलवाड़ा में है। बागोर के लोग कृषि और पशुपालन और शिकार से परिचित थे। बागोर सभ्यता से प्राप्त मुख्य पाषाण उपकरण ब्लेड, छिद्रक, स्कैनर, चंद्रिक भी है। बागोर से 5 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें 10.5 सेमी सुई भी इसमें मिलती है। बागोर के मकान व फर्श दोनों पत्थर से निर्मित है भाई, ठीक है। यहाँ 14 प्रकार की खेती के अवशेष भी मिलते हैं। हाथ नाक के गहने भी यहाँ पर मिलते हैं। बागोर से नरकंकाल के अवशेष भी मिलते हैं। तो ये हो गई बागोर सभ्यता। उसके बाद आती है गिलुंड सभ्यता, जो कि राजसमंद में है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। ये सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, क्योंकि ये आर्य सभ्यता का विस्तार है। मौर्या मगरी नामक टीले का संबंध भी गिलुंड से माना जाता है, ठीक है। और उत्खनन इसका 1957 में बीबी लाल द्वारा कराया गया था भैया, ना। गिलुंड सभ्यता का उत्खनन बीबी लाल द्वारा 1957 में करवाया गया था। गिलुंड सभ्यता आर्य सभ्यता का ही विस्तार है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। और यहाँ पर मृदभांडों से ज्यामितीय चित्र और प्राकृतिक चित्र भी यहाँ पर
मिलते हैं। बेराट सभ्यता, बेराट जयपुर में है। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी के किनारे ये स्थित है बेराट सभ्यता। 1936 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। उत्खनन उसका 1962 में कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी के द्वारा किया गया था भाई। ठीक है। बेराट में दो प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, मौर्यकालीन सभ्यता, महाभारतकालीन सभ्यता। सर्वप्रथम जानकारी की बात करें, सर्वप्रथम जानकारी, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय। देखो जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। उनके समय कीरत खंगरोत को नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई के आदेश दिए गए थे और उस समय कीरत सिंह खंगरोत को यहाँ पर एक सोने की मंजूषा मिली और सोने की मंजूषा में मिली और यादवेंद्र शर्मा की एक रचना है हु गोरी किणपावरी। हु गोरी किणपावरी में ऐसा माना जाता है कि जो कीरत सिंह खंगरोत को जो स्वर्ण की मंजूषा मिली थी वो उसमें भाई भगवान बुद्ध की क्या थे अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई, ऐसा माना जाता है। ठीक है। हु गोरी किणपावरी ये रचना है यादवेंद्र शर्मा की, उसके अनुसार। चलिए नेक्स्ट, भावरू शिलालेख। भावरू शिलालेख आपके बीजक की, मैंने बताया था भाई भावरू का जो शिलालेख है बेराट में बीजक की पहाड़ी से मिलता है। 1837 में कैप्टन ब्रस्ट द्वारा इसे खोजा गया था। ठीक है। ये एक अशोक का शिलालेख है भाई। इस शिलालेख में मौर्यकालीन सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने बेराट में शासन किया था। देखो क्या क्या जानकारी मिलती है यहाँ पर। सम्राट अशोक ने बेराट में शासन किया था। बौद्ध धर्म की 3 रत्न बुद्ध धर्म संघ इसकी जानकारी मिलती है जो कि ब्राह्मण लिपि में है। अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ये इसका राज की आदेश था। सम्राट अशोक मगध के शासक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 1840 में भावरू शिलालेख के एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय कोलकाता में से भेज दिया गया और भावरू शिलालेख को पढ़ने का श्रेय 1837 में किसे जाता है भाई, जेम्स प्रिसेप को। ये भी इस पर अपन ने चर्चा कर ली थी भाई। बेराट की सभ्यता की 3 पहाड़ियां मिलती है, बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। तो बेराट से 3 पहाड़ियां मिलती है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बीजक की डूंगरी। बीजक की डूंगरी से अपन को भावरू का शिलालेख मिलता है। राजस्थान में चित्रकला के सर्वप्रथम प्रमाण उड़ते हुए पक्षी भीम डूंगरी से मिलते हैं और यह भी भीमलत कुंड यहाँ पर और भीमलत कुंड भी मिलता है जो कि महाभारत कालीन है। तो देखो भाई भीम डूंगरी से अपन को क्या क्या मिलता है, यहाँ से अपन को बर्ड रॉक पॉइंटिंग यानी कि उड़ते हुए पक्षी का चित्र मिलता है और यहाँ से अपन को भीमलत कुंड भी यहाँ से अपन को मिलता है जिसे महाभारत में भीम ने लात मारकर बनाया था, ऐसा माना जाता है। भारत में मंदिरों के सबसे पहले प्रमाण बेराट में मिलते हैं और बेराट में भी कहाँ से मिलते हैं, गणेश्वर डूंगरी से। और यहीं से सूती वस्त्र में 36 मुद्राएं भी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई 36 मुद्राएं प्राप्त होती है सूती के वस्त्र में गणेश डूंगरी से, बेराट से। ये मुद्राएं पंचमार्क यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं हैं। ठीक है। और बेराट से शंकर लिपि के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है। बेराट से शंकर लिपि के प्रमाण मिलते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना भाई, है ना। शंकर लिपि के प्रमाण मिलते हैं कहाँ पर, बेराट सभ्यता से। ऐसा माना जाता है कि प्रतिहार शासक मीर कुल ने बेराट पर आक्रमण करके बेराट का विनाश किया गया था, है ना। किसके द्वारा, दयाराम सायनी। दयाराम सायनी के द्वारा ऐसा माना जाता है कि प्रतिहार शासक थे मिहिर कुल, इन्होंने बेराट पर आक्रमण किया और बेराट में बौद्ध स्तूप, मंदिर और मठों को विनाश किया और बेराट का विनाश किया था भाई, ऐसा माना जाता है। ठीक है। ये दयाराम सायनी के द्वारा। और बेराट से ही शंख लिखि के प्रमाण मिलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 1999 में बेराट से बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। 1999 में बेराट से बौद्ध मठ भी प्राप्त हुए हैं। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर था जो कि महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी भाई। ठीक है। बेराट लो युगीन स्थल है। चीनी यात्री हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के काल में 634 ईस्वी में भारत आया और बेराट की यात्रा भी की, ये भी इसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है भाई। हेनसांग आया था भाई हर्षवर्धन के काल में 634 ईस्वी में भारत में, उस समय उसने बेराट की यात्रा की थी जिसने बेराट के लिए पारियात्र शब्द का प्रयोग भी किया था। बेराट के लिए पारियात्र शब्द का प्रयोग भी किया था भाई, है ना। हेनसांग बेराट में
ह्वेनसांग बेराट में आठ बौद्ध मठों का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ह्वेनसांग बेराट में 8 बौद्ध मठों का भी उल्लेख करता है। बेराट में एक खंडर मिला है जिसमें 67 छोटे कमरे हैं। ठीक है, आर्य सभ्यता की बात करें, आर्य सभ्यता आगाटपुर उदयपुर में है, जो बेडस नदी या आयर नदी के किनारे स्थित है। खोज की बात करें आर्य सभ्यता की 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास A.K. व्यास के द्वारा की गई। उत्खनन 1956 में रत्न 54 में था भाई, R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया था भाई, धूलकोट नामक स्थान का, धूलकोट। ठीक है, पुनः उत्खनन हसमुख यानी कि HD सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया के द्वारा किया गया। इसके साथ उत्खनन VN मिश्र ने किया। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जो कि ताम्रकालीन सभ्यता थी, है ना। और बनास संस्कृति आर्य से ही संबंधित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बनास संस्कृति किससे संबंधित है? आर्य संस्कृति से, आर्य सभ्यता से ही संबंधित है। वर्तमान में आर्य को धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर्य को प्राचीन काल में ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आर्य को मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान स्थली भी कहते हैं। समय काल की बात करें तो कार्बन 14 की पद्धति से आर्य का काल 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, या फिर 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व इसको काल माना जाता है। ठीक है, यहाँ के बर्तन व बर्द भांड के आधार पर आहाड़ वासियों का संबंध ईरान से माना जाता है भाई। तो कौन सी सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? तो आर्य सभ्यता का संबंध इस यहाँ पर ईरान से माना जाता है। क्यों माना जाता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर एक विशेषता है, यहाँ पर मिलता है बिना हत्थे का लोटा। यहाँ पर बिना हत्थे का लोटा या जग मिलता है भाई, जिसका संबंध ईरान से था। ठीक है, आर्य सभ्यता से ये ऐसा बर्तन मिलता है बिना हत्थे का लोटा, जिसका संबंध ईरान से माना जाता है। तो इससे पता लगता है कि भाई आर्य वाले लोग ईरान से व्यापार करते थे। यहाँ के भवन में पत्थर की नींव रखी गई है भाई, पत्थर की नींव रखी गई है भाई। और यहाँ पर क्वार्ट्ज और चिप्स के मिश्रण डाले गए हैं भाई यहाँ पर, है ना। यहाँ के जो भवन मिलते हैं उनकी जो नींव में क्वार्ट्ज और चिप्स के मिश्रण का प्रयोग भी हुआ है। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड ग्रेड में। आर्य में मकानों में औसतन 2 से 3 चूल्हे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहीं पर जो चूल्हे प्राप्त होते हैं, यहाँ पर यहाँ के जो चूल्हे होते हैं उन पे मानव के हथेली के निशान भी प्राप्त होते हैं भाई, है ना। मानव के हथेली के निशान प्राप्त होते हैं पर। ठीक है, आर्य सभ्यता से। आर्य की मनमूर्ति में हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी की मूर्तियां भी मिलती है। आर्य से मिली बेल की मूर्ति को बनासिर बुल्स की संज्ञा दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बनासिर बुल्स की कहाँ पर मिलता है? आर्य सभ्यता से मिलता है। चलिए नेक्स्ट, आर्य से 45 फुट बहुनय के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। आर्य सभ्यता लाल व काले बर्दभांड का मुख्यतः केंद्र भी था। इसे बर्दभांड वाली सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर स्फुटिक प्रमाण पत्र, स्फुटिक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ इसके अलावा यहाँ पर लोहा प्लस तांबा दोनों लोहे और तांबा दोनों से संबंधित सभ्यता ये मानी जाती है, लोह युगीन और ताम्र युगीन, है ना। यहाँ पर लोहा और तांबा से दोनों के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी भाई, है ना। कौन सी सभ्यता थी ये? आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर लोह और तांबा से संबंधित उपकरण मिलते हैं भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। आर्य में एक मकान में 6 चूल्हे मिले, जिसमें एक चूल्हे पर मानव के हथेली के निशान भी मिलते हैं। आर्य में अनाज रखने के लिए मर्दभांड मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोटे कहा जाता है। तो मर्दभांड वाली सभ्यता किसे कहा जाता है? तो आर्य सभ्यता को कहा जाता है। और यहाँ पर भाई अनाज रखने के लिए कोटे मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गोरे कोटे कहा जाता है भाई, ना। क्या कहा जाता है? गोरे कोटे। तो गोरे कोटे, अनाज रखने की कोटी आर्य सभ्यता में प्राप्त होती है। आर्य में 4 मानव मणिमूर्तियां भी प्राप्त होती है।
आड़ में मिली एक मुद्रा में एक तरफ त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी शासक अपोलो। यूनानी शासक बोलो, ये यूनानी देवता बोलो अपोलो। तो एक सिक्का प्राप्त होता है भाई। यहाँ पर यूनानी एक तरफ त्रिशूल मिलता है भाई, ठीक है, एक तरफ मिलता है त्रिशूल और एक तरफ यूनानी 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 देवता अपोलो, इनका भी यहाँ पर चित्र मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है? यूनानी देवता अपोलो का चित्र और त्रिशूल ये मिलता है आर्य सभ्यता में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर सिक्के भी प्राप्त होते हैं तांबे के। और यहाँ पर इस सिक्कों पर यूनानी लेख भी लिखा हुआ है ना। और ये सिक्का दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। आर्य से ताम्र युगीन एवं लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखो भाई, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। ताम्र युगीन और लोह युगीन सभ्यता दोनों के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। आर्य सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पर हुआ है: स्फटिक पत्थरों की अधिकता के आधार पर, लोहे ताम्र उपकरणों की अधिकता के आधार पर, मर्द भांडों की अधिकता के आधार पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आर्य सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आड़ में 6 तांबे के सिक्के और 3 मोहरे भी यहाँ पर यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। आर्स में सामूहिक तंदूर के अवशेष भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक रूप से तंदूर भी प्राप्त होते हैं और सामूहिक रूप से यहाँ पर 2 मुंह वाले या 4 मुंह वाले चूल्हे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ही घर में 6 चूल्हे भी प्राप्त होते हैं। इससे भी पता चलता है भाई यहाँ का जो परिवार था वो संयुक्त था। चक्रकूप पद्धति, देखो भाई, आदिवासी जो घरों से जो गंदा पानी निकालते थे भाई, वो कौन सी पद्धति को यूज लेते थे? चक्रकूप पद्धति को। तो कौन सी सभ्यता के लोग चक्रकूप पद्धति से अपने घरों से गंदे पानी को बाहर निकालते थे? तो कौन निकालते थे भाई? आड़ सभ्यता के लोग। ठीक है, आड़ में कच्ची ईंटों के आयताकार मकान भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए, आदिवासियों का मुख्य उद्योग तांबा उद्योग था भाई। यहाँ पर अधिकांश संख्या में ताम्रकुरण मिले हैं, जैसे कि ताम्र की कुल्हाड़ी, ताम्र के शस्त्र अस्त्र, तांबे के बर्तन, तांबे गलाने की भट्टियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तांबे गलाने की भट्टियाँ। तो आदिवासी शवों को आभूषण सहित गाड़ते थे। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता वाले लोग भी शवों को आभूषण सहित गाड़ते थे। आड़ के लोग ईरान और बलूचिस्तान से व्यापार भी करते थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आड़ के लोग कृषि से परिचित थे और ज्वार व चावल की खेती भी करते थे। आड़ के लोग बर्तनों को चमकाने के लिए उल्टी तपाई विधि, कौन सी विधि? उल्टी तपाई विधि। उल्टी तपाई विधि का प्रयोग कौन करते थे भाई? आड़ सभ्यता वाले लोग करते थे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर होती है अपनी क्लास समाप्त। और अपना यहाँ पर अपने पूरे सभ्यता के टॉपिक को अपन ने कवर कर लिया है। चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर कर रहे हो, चाहे आप आरएस कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके राजस्थान जीके का टॉपिक ऐड है और उसमें सभ्यता टॉपिक ऐड है, तो आप बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर करवाया गया है और ऐसी क्लास आपके लिए आगे मिलती रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको पूरी जीके यहाँ से कवर करवा दी जाएगी। राजस्थान जीके डेली आपके लिए से ही क्लास आने वाली रहेगी, अब आती रहेगी। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम भाई सभी को।